हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपने एग्ज़ाम को रीट, ओके, रीट हो या केवीएस हो, ओके, हम रीट या केवीएस को ध्यान में रखते हुए हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जल्दी से ख़त्म करेंगे क्विक रिवीजन करेंगे इससे पहले हमने RTE एक्ट 2009 का क्विक रिवीजन कर लिया था। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहीं पे लिंक पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे क्वेश्चन भी कराए गए हैं सारे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात ना करते हुए हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे और जल्दी से रिवीजन करते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे और बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे। अब हम आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर। एक मिनट, बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये 2020 वाला है, जो ये तीसरा संस्करण है। पहला जो है 1968 में शिक्षा नीति आई थी, ये असफल रही थी इंदिरा गांधी के समय में। ओके, और दूसरी आई थी शिक्षा नीति 1986 में, ये राजीव गांधी के समय में आई थी। ओके, राजीव गांधी जी के समय में आई थी। और फिर इसमें जो है 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, इसमें जो है 1992 में संशोधन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जब संशोधन हुआ था 1992 में, तब प्रधानमंत्री कौन था? तो PV नरसिम्हा राव थे। उसके बाद जो तीसरी आई थी ये 2020 वाली थी, ये 34 साल के बाद आई थी। 1986 के बाद 34 साल बाद 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई। तो सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि जो 2020 की आपकी शिक्षा नीति है, ये कौन सी है? तीसरी है। ओके, ये 3rd नंबर की शिक्षा नीति है। कितने वर्षों के बाद आई है? 34 वर्ष के बाद आई है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं सीधे किसकी सिफारिश पर आई है? कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए परिचय हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से हमने लिख लिया है। ओके, तो चलिए हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कि 1968 में इंदिरा गांधी के समय में पहली शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर इसको हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। 1986 में राजीव गांधी के समय में आई शिक्षा नीति, ये दूसरी थी। और फिर इसमें संशोधन हो गया, 1992 में संशोधन किया गया PV नरसिम्हा राव के समय में। ओके, फिर बात करेंगे नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसका गठन हुआ और ये कौन सी थी? 34वीं थी। 34वीं थी। किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर थी। इसका गठन कब हुआ था? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का गठन हुआ था जून 2017 में। अगर गठन की बात करेगा तो जून 2017 में गठन हुआ था और मई 2019 में कैबिनेट जो मसौदा हुआ था वो कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था। गठन जून 2017 में और मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया मई 2019 में, और 29 जुलाई 2020 को मसौदे को 29 जुलाई 2020 को मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ओके, एक मिनट। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि 29 जुलाई 2020 को जो ये मसौदा था शिक्षा नीति का, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी। पूछा जा सकता है कि 21वीं सदी की कौन सी शिक्षा नीति है? तो पहली शिक्षा नीति है कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसमें जो है प्रावधान किया गया है कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, अभी हम उद्देश्य में भी इसको देखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, पहले जो है शिक्षा मंत्रालय, ओके, पहले जो है शिक्षा मंत्रालय, अब जिसे हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले इसका नाम MHRD था, इससे पहले शिक्षा मंत्रालय था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम MHRD कब रखा गया था? तो 1985 में MHRD रखा गया था। नाम किसका? शिक्षा मंत्रालय का, MHRD। ओके, और फिर अब शिक्षा मंत्रालय तो फिर से हो गया। अब देखिए हम उद्देश्य की बात करते हैं, किसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हम उद्देश्य की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो बात करते हैं उद्देश्य का। उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा 26.3% से 50% करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि सकल नामांकन को बढ़ाना और जो व्यावसायिक शिक्षा है वो 2035 तक 26.3% से 50% करना। सीधे सीधे परसेंट में पूछा गया है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ना। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? जो बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और बीच में पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, तो उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ना, ये ड्रॉप आउट को
शिक्षा है, ये भी उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ठीक है, फिर अगला क्या है, साल 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए अभी तक हम आरटी एक्ट में हमने पढ़ा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, लेकिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, इसमें देखिए जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो जरूर याद रखिएगा। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात की, क्योंकि यहाँ पर प्री प्राइमरी भी जोड़ा गया है। ओके, और युवाओं को शिक्षा के नए अवसर दिए गए हैं, रोजगार के नए अवसर में वृद्धि की बात की गई है। फिर अगला उद्देश्य हम देखते हैं। ओके, फिर हम अगला उद्देश्य देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगले उद्देश्य की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि 21वीं सदी की ज़रूरत के अनुकूल शिक्षा स्कूल कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। कहने का सीधा साधा मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाई की जाएगी, यानी जैसा समय मांग रही, समय के अनुसार जैसी पढ़ाई अनुकूल है वैसी ही पढ़ाई होगी, तभी भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदला जा सकेगा। ओके, बस ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर बात की गई है शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। तो लोग कहते हैं कोरोना काल से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसी शिक्षा नीति में पहले ही ये व्यवस्था कर दी गई थी, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। बाकी वो तो समय है कि कोरोना आ गया तो ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा बेहतर हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा उद्देश्य है अगला उद्देश्य हमारा आएगा, 1 मिनट। ओके, क्या है, छात्रों को रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। ये सब चीज़ें कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, वैसे आप समझ सकते हैं, जो फैक्ट है वही आपको ध्यान में रखना है। समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे पर ध्यान रखना। देखिए समानता, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षा में। और वहनीय शिक्षा की बात करें तो वहनीय शिक्षा यानी कि हर कोई वो शिक्षा का खर्च वहन कर पाए, तो ऐसी शिक्षा के जैसे मुद्दे प्रस्तुत किए गए इन पर ध्यान दिया गया है। ओके, फिर बात करते हैं स्कूली शिक्षा में सुधार, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा में ये जो ढांचा है हमारा, 1 मिनट, ढांचा हमारा स्कूल का क्या होना चाहिए, 5 + 3 + 3 + 4, और पहले क्या था 10 + 2 था। ओके, 10 + 2 था या 10 + 2, और ये जो अब हो गया है ये हमारा 6 से 14 वर्ष का था जो पुराना था, अब हमारा हो गया है 3 से 18 वर्ष। ठीक है, जिसमें हमने प्री प्राइमरी को भी जोड़ दिया है। तो हमारी संरचना क्या हुई है शिक्षा की, 5 + 3 + 3 + 4। अब हम देख लेते हैं संरचना को किस प्रकार से हमने विभाजित किया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। अब ये देखिए नया फॉर्मेट जो आया है, जैसे हमारा आया है, क्या आया है, 5 + 3 + 3 + 4 आया है। तो जो 5 है, 5 को हमने 2 भागों में बांटा गया है। ओके, 5 को हमने 2 भागों में बांटा, एक बांटा है 3 से 6 वर्ष में और एक 6 से 8 वर्ष में। ओके, तो पहला है फाउंडेशन स्टेज, इसमें बच्चे जो है आंगनबाड़ी में जो है भेजे जाएंगे, और 6 से 8 वर्ष में नर्सरी और प्री प्राइमरी आएगा। और फिर जो संरचना हमारी 3 की थी, ये प्राथमिक शिक्षा, जो वर्ष 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं उन्हें कक्षा 3 से 5 में प्रवेश दिया जाएगा। और फिर 3 आता है, इसमें मध्यम स्तर है, मध्यम स्तर में जो 11 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें 6 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। और जो अंतिम स्तर हमारा आता है, चौथा है, ये 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे, ये कक्षा 9 से 12 में इनका एडमिशन होगा। अब हम देखते हैं, ये हमने उद्देश्य देख लिया क्या उद्देश्य हैं, तो सभी चीज़ें अपने उद्देश्य में जानी, कि शिक्षा की संरचना के बारे में जाना, सकल नामांकन अनुपात के बारे में जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में सुधार क्या क्या चीज़ों में किया गया है। ओके, शिक्षा में सुधार की बात करें तो इन्होंने कहा है, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रेजुएशन करते थे तो 1 साल हमने किया तो कोई मतलब नहीं है, 2 साल किया कोई मतलब नहीं है, 3 साल का अगर बीच में भी छोड़ दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा की बात करें कि 1 वर्ष की पढ़ाई पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 वर्ष आप पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी, अगर 3 या 4 वर्ष आप पढ़ लेते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। अगर 3 का मतलब 3 पढ़ते हैं तो डिग्री दी जाएगी, अगर बच्चा कोई आगे पढ़ना चाह रहा है, शोध करना चाह रहा है तो उसको डिग्री प्लस शोध की उपाधि दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री जो है 3 वर्ष की होगी, ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की होगी। जैसा कि हमने बात किया, ग्रेजुएशन हमारा 3 वर्ष का होता था। पहले वर्ष में अगर हम पहले वर्ष में पहला वर्ष पूरा करके पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा वर्ष पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरा वर्ष में अगर हम पढ़ाई छोड़ते हैं तीसरा वर्ष पूरा करके तो हमें जो है डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हम किंतु शोध करते हैं तो 4 साल का हो जाएगा, तो ये शोध का भी प्रमाण पत्र हमें साथ में मिल जाएगा। ओके, फिर अगली बात क्या की गई है इसमें, उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, ये 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। तो ऐसी बात की गई है। ये आपके वैसे भी प्राइमरी में नहीं पूछा जाएगा, तो इन चीज़ों को वैसे ध्यान में रखना है, डिटेल में देखना है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और डिटेल में एकदम देखिए। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए कि सभी विद्यालय के नियम समान होंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा आपका,
कि इस नीति में क्या कहा गया है कि सभी विद्यालय के नियम समान होंगे, वो चाहे केवीएस हो, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, प्राइवेट हो, निजी हो, कोई भी चीज़ हो, सभी के नियम एक समान नियम चलेंगे सभी स्कूलों में। ओके, और फिर बात करते हैं आगे। तो आगे बात की गई है कि यूजीसी, ओके, यूजीसी अखिल भारतीय तकनीकी, यानी इसको एआईसीटी कहेंगे, और एनसीटीई को समाप्त करके रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, ऐसी बात की गई है। अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या समाप्त करने को कहा है कि हम एनसीटीई समाप्त कर देंगे, यूजीसी समाप्त कर देंगे और एआईसीटीई समाप्त कर देंगे, और बनेगा क्या, रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बस अब रिवीजन का ही टाइम है, तो जल्दी से आप कर लीजिए। अब शिक्षक संबंधी क्या सुधार किए गए हैं ये भी देख लीजिए कि शिक्षक संबंधी क्या सुधार किए गए हैं। एक मिनट। ओके, तो शिक्षक संबंधी सुधार की बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया है, नेशनल मेंटरिंग प्लान, यानी कि यहाँ पर शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, फिर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी तरीका होगा, प्रभावकारी तरीका होगा शिक्षकों की भर्ती में, जो अब नहीं होता है। और पदोन्नति जो है योग्यता के अनुसार की जाएगी। क्या कहा गया है कि शिक्षक भर्ती जो है पारदर्शी तरीके से होगी, प्रभावकारी तरीके से होगी। ओके, और जो है पदोन्नति है योग्यता के अनुसार की जाएगी। और आगे कहा गया है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ओके, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2020 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी तैयार की जाएगी। एनपीएसटी तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शिक्षकों के लिए जो है, एक मिनट, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2020 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर बात करेंगे प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 होगा। और जो अगर कहीं भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अगर कोई भी क्लास है या स्कूल है तो वहाँ पर बच्चों का अनुपात क्या होगा, 25:1। शिक्षण और छात्र अनुपात क्या होगा, 25:1। और नॉर्मल स्कूल में 30:1 होगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे जो शिक्षक है स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जामों में जो हुए हैं अदर स्टेट के। तो ये कहा गया है कि शिक्षक जो है अपनी इच्छा से अगर चाहे तो प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत विकास कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है, कि अगर वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद वो कोई दिक्कत ना आए। फिर अगली बात की गई है कि शिक्षक जो है गैर शिक्षण गतिविधियों में भाग न ले। क्या बात की गई है कि शिक्षक को गैर शिक्षण गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। अगर वो सरकारी शिक्षक है तो उन्हें गैर शिक्षण गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। फिर आगे हम बात करते हैं, ओके, अभी इतना है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, फिर आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। फिर आगे बात की गई है कि ईसीसीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ओके, ईसीसीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं और 12 माह जो 10+2 यानी कि जो इंटर पास हैं या उनकी अधिक योग्यता है, उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ईसीसीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें क्या कराया जाएगा, एक डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। फिर आगे हमारा क्या बनता है, आगे क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, ओके, एनसीएफ फॉर टीई टीचर एजुकेशन, यानी एनसीएफ का विकास होगा। 2021 की बात की गई है। एक मिनट, चलिए अब हम क्या देखते हैं इसमें क्या बात की गई है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफटीएफ 2021 का विकास किया जाएगा। तो ये चीज़ यानी कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ओके। और फिर बात की गई है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होना अनिवार्य है, यानी कि सारे कोर्स खत्म करके डीएलएड और बीटीसी वाले कोर्स सारे खत्म करके 2030 तक 4 साल का बीएड करना अनिवार्य होगा, जैसा कि अब बीएलएड चल रहा है अभी, ओके। अब फिर यहाँ पर बात की गई है कि संविदा शिक्षक रखने के बजाय नियमित तौर पर शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जाएगा, जो कि 5 साल से अभी नहीं आई है भारत में, उत्तर प्रदेश में, तो कहा नहीं जा सकता है कोई। तो ये चीज़ें हैं कि संविदा शिक्षक रखने के बजाय नियमित भर्ती पर जोर दिया गया है, शिक्षा प्रणाली में ऐसा कहा गया है, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं, एक मिनट, फिर आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि टॉपिक ये थोड़ा बड़ा है।
आगे बात करते हैं शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किए गए हैं। बस सुनते जाइए एक बार, सुनने का हुआ, बस सुनते जाइए एक बार। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें बात की गई है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तन या रूपांतरित किया जाएगा। कोई भी उच्चतर जो शिक्षण संस्थान है उनमें उच्च गुणवत्ता या अनुसंधान को सामुदायिक भागीदारी जो है उपलब्ध कराने के लिए उसमें परिवर्तित या उसे रूपांतरित किया जाएगा बहुविषयक बनाने के लिए। ओके, और फिर बात की गई है कि पहले सरकारी स्कूल यानी प्री स्कूल कक्षा 1 से 12 की बात की गई यहाँ पर। ऐसा होता था पहले, क्या होता था कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ते थे, कक्षा 1 से 12 तक के। तो और ये इनका एरिया क्या होता था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते थे। लेकिन अब क्या है, बच्चा 3 से 6 वर्ष तक क्या पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। पहले प्री स्कूल नहीं होते थे, ये याद रखिए कि पहले क्या था, प्री स्कूल नहीं था, कक्षा 1 में सीधे हम प्रवेश लेते थे, 5 साल के होते थे। अब क्या है कि बच्चा पहले आंगनबाड़ी में जाता है, पढ़ने लगता है। ओके, फिर हम बात करते हैं पहले जो है कक्षा 11, पहले ये इंपॉर्टेंट है टॉप लाइन आपकी, पहले कक्षा 11 के विषय चुन सकते थे। पहले जो है हम क्या करते थे, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब क्या है, हम कक्षा 9 से ही विषय चुन सकेंगे। ये चीज़ें कही गई हैं। ओके, फिर बात करते हैं कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ और बच्चों को विश्लेषणात्मक क्षमता की ओर बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कक्षा 9 से 12 तक किसी भी विषय में अगर बच्चों की गहरी समझ है तो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, और कुछ भी नहीं है उसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। फिर आगे क्या है, कहा गया है कि 10वीं और 12वीं में भी सेमेस्टर प्रणाली होगी। ओके, बात की गई है 10वीं और 12वीं में भी सेमेस्टर प्रणाली होगी। और बात करेंगे एनपीई 2020 के तहत एमडीएम के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। ऐसी बात की गई है, कई राज्यों में लागू भी हो गया एमडीएम के साथ साथ नाश्ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं शैक्षणिक भाषा संबंधित क्या क्या सुधार की बात की गई है शिक्षा नीति में। तो इसमें क्या कहा गया है, त्रिभाषा सूत्र के 3 भाषा की बात की गई है कि 3 भाषा हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की। कौन कौन सी, हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में। और बात की गई कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। ओके, जिससे क्या होगा कि अगर क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाएंगे, जिससे मैघालय पद्धति थी इसकी समाप्ति हो जाएगी। ओके, और त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग में आया था, वो तो आप जानते होंगे। और किसी भी बच्चे पर भाषा का चुनाव थोपा नहीं जाएगा। ओके, किसी भी बच्चे पर है भाषा को चुनाव नहीं थोपा जाएगा, और उन्हें जो है विकल्प दिया जाएगा, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, संस्कृत या प्राचीन भाषा, स्कूली या उच्च शिक्षा जिसमें लेना चाहें ले सकते हैं। फिर अगला क्या है, ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में किसके द्वारा, NETF बनाया जा रहा है। ओके, ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में NETF बनाया जा रहा है। और फिर हम बात करते हैं आगे, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपकी और है कि 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 6ठी कक्षा से जो है वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे, और ये 12वीं तक चलेंगे। हाँ, अगर बच्चा चाह रहा है तो कर सकता है, यानी कि उस बच्चों की इसमें इंटर्नशिप कराई जाएगी कक्षा 6 के बाद। तो बच्चे के मन पे डिपेंड करता है कि अगर चाहे तो वो करे, चाहे तो ना करे। फिर बात करते हैं कक्षा 9 में बच्चों को विदेशी भाषा सीखने का मौका मिलेगा। कक्षा 9 में जो है बच्चों को विदेशी भाषा सीखने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर बात करते हैं भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान। ओके, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली, ध्यान से सुनिएगा, फारसी, पाली, प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे। ऐसी बात की गई है कि भारतीय भाषाओं के विकास के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। तो सुधार की भी बात की गई। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग की बात क्या की गई है। अब बात की गई है कि संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। संपूर्ण शिक्षा को जो है सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा नहीं शामिल होंगे। ओके, संपूर्ण उच्च शिक्षा को सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा नहीं शामिल होगा। और 2040 तक बहुविषयक संस्थान में रूपांतरित किया जाएगा, यानी कि किसी भी बच्चे को अगर कोई सब्जेक्ट लेना है तो उसे 4 स्कूलों में भटकना ना पड़े, 4 कॉलेज में, उसे एक ही कॉलेज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें होंगी। फिर बात किया गया है कि 2030 तक हर जिले में एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर संस्थान बनाया जाएगा। ओके, 2030 तक हर जिले में एक ऐसा कॉलेज बनाया जाएगा जहाँ पर सभी विषय उपलब्ध हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय ऐसा है जो नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं लास्ट पे,
इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। परीक्षण और मूल्यांकन की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मौजूदा शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। क्या बात किया गया है कि 10वीं 12वीं सेमेस्टर प्रणाली करने की बात तो की गई है, लेकिन इसमें क्या है, बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मौजूदा शिक्षण प्रणाली जो भी है उसमें सुधार किया जाएगा और छात्रों को वर्ष में 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतम जोखिम पहलू को समाप्त किया जाएगा। यानी कहा गया है ये कि जब बच्चों पे एक प्रेशर आ जाता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम से, तो इसमें ये बात कर दी गई है कि साल में अगर हम 2 बार परीक्षा कराएंगे तो बच्चों में जो है वो क्या रहेगा, जोखिम नहीं होगा, उच्चतम जोखिम नहीं होगा, उन्हें डर नहीं होगा। यानी डर समाप्त करने की बात की गई है कि साल में हम 2 बार परीक्षा कराएंगे। फिर बात की गई है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पूरे भारत में समान होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है कि जो भी हमें यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कोई भी परीक्षा देनी होती है वो केवल एक ही परीक्षा होगी और वो कराएगा कौन, एनटीए कराएगा, साल में 2 बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पूरे भारत में एक समान परीक्षा होगी, वो एनटीए कराएगा, वो साल में 2 बार कराएगा। ओके। फिर जो है एनईपी 2020 के अंतर्गत एक आता है आपका परख, एक योजना आती है, परख आती है। परख क्या होता है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाए जाएंगे। तो परख क्या है, एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, ये बनाया जाएगा। किसके लिए, छात्रों के मूल्यांकन एवं मानक निर्धारण के लिए। फिर 360 डिग्री असेसमेंट की बात करें तो छात्रों के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर 360 क्या किया गया, 360 पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई गई हैं। यानी कि बच्चों का पूरा ओवरऑल विकास किया जाएगा। और बात करें परख योजना परख जो है, परख के अंतर्गत परख नाम से एक आकलन केंद्र बनाया जाएगा जिसमें बच्चों का मूल्यांकन या इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी, उनके मानक और मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे निकाय। तो ये हो गई हमारी शिक्षा नीति। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं आप, ये हमारी प्लेलिस्ट है और लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और ज़्यादा हमने कोई समय भी नहीं लिया, अभी तो थोड़ा जल्दी में आपको इतना चाहे नहीं समझ में आया, रिवीजन हमने कराने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ में आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर इसको ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमने लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कराए हैं और 100% श्योर है कि यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन फंसेंगे आरटीई और एनईपी को लेकर। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।